यही वजह है कि उनके शासन को भारत के स्वर्ण युग की तरह देखा जाता है और स्वर्ण युग की शुरुआत के रूप में माना जाता है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? दोस्तों, मुझे तो तुलना सही नहीं लगती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर हम सबको मिलाकर देखें तो समुद्रगुप्त सिर्फ एक विजेता ही नहीं था, बल्कि वो एक बहुआयामी सम्राट था। उन्होंने युद्धों से साम्राज्य को मजबूत किया था, लेकिन साथ ही कला, साहित्य, संगीत और धर्म को भी बढ़ावा दिया था। यही वजह है कि उनके शासन को भारत के स्वर्ण युग की तरह देखा जाता है और स्वर्ण युग की शुरुआत के रूप में माना जाता है। धर्म के मामले में भी समुद्रगुप्त का नजरिया बेहद सहिष्णु और उदार था। वो खुद वैष्णव धर्म को मानते थे और अश्वमेध यज्ञ करवाते थे, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरे धर्मों का सम्मान भी किया। उन्होंने बौद्ध दार्शनिक वसुबंधु को संरक्षण दिया था। इतना ही नहीं, श्रीलंका के राजा मेघवर्मा को बोध गया में बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति दी गई थी। कि वे सिर्फ तलवार चलाने में ही माहिर नहीं थे, बल्कि खुद भी कविता और साहित्य में दक्ष थे। यही नहीं, उनके शासनकाल में संस्कृत भाषा और साहित्य का पुनर्जागरण हुआ था। कला और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया गया था। हालांकि गुप्त काल के बड़े मंदिर ज्यादातर उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में बने थे, लेकिन उनकी नींव समुद्रगुप्त के समय में ही पड़ गई थी। वे संगीत से गहरा लगाव रखते थे। उनके सिक्के भी काफी कलात्मक और अनोखे माने जाते हैं। इन पर कई तरह की झलक दिखती है, जैसे धनुर्धारी, परशु, व्याघ्रहंता, अश्वमेध और वीणा वादक सिक्के।